ये है एंटार्क्टिका, हमारी दुनिया का 5वां सबसे बड़ा और सबसे ठंडा कॉन्टिनेंट, जिस पर ईयर 1821 में पहली बार कदम रखा गया था और तब से ही हम इसके मिस्ट्रीज में उलझते ही जा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया से भी दुगना बड़ा ये कॉन्टिनेंट पूरे 1 करोड़ 42 लाख स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है, जिसमें इंडिया जैसे 4 और पाकिस्तान जैसे 15 देश आराम से फिट आ सकते हैं। एक एस्टिमेट के अकॉर्डिंग एंटार्क्टिका में दुनिया की लगभग 90% बर्फ मौजूद है, जो अगर एक साथ पिघल जाए तो दुनिया भर के समुद्रों का स्तर 200 फुट तक बढ़ जाएगा। भले ही हमारे यहाँ कितनी भी गर्मी क्यों ना पड़े, लेकिन एंटार्क्टिका का टेम्परेचर पूरे साल -50 डिग्री सेल्सियस से -90 डिग्री सेल्सियस तक ही बना रहता है। और यही नहीं, इस कॉन्टिनेंट पर 20 किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड से हवाएं चलती है, जो अक्सर 320 किलोमीटर पर आवर से भी ज्यादा की स्पीड पर पहुंच जाती है। इसकी इतनी डिफिकल्ट लिविंग कंडीशन और हार्श क्लाइमेट की वजह से ये दुनिया का एक लौता ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसे अब तक सबसे कम एक्सप्लोर किया गया हो, जिस वजह से इसे दुनिया का सबसे मिस्टीरियस कॉन्टिनेंट भी माना जाता है। और लंबे समय से चली आ रही रिसर्च में एंटार्क्टिका की कुछ मिस्ट्रीज को सॉल्व कर लिया गया है, लेकिन कई मिस्ट्रीज अभी भी ऐसी है जो साइंस के भी पल्ले नहीं पड़ रही। तो आज की इस वीडियो में हम एंटार्क्टिका की ऐसे ही कुछ मिस्ट्रीज के बारे में जानेंगे, तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। एंड चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन दबा दीजिए ताकि इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नंबर 1, पिरामिड्स। कई जियोलॉजिस्ट हमेशा से यही मानते आए हैं कि एंटार्क्टिका में इतनी सख्त कंडीशन है कि यहाँ कोई भी एंशिएंट सिविलाइजेशन नहीं बसा करती थी, लेकिन यार 2016 में एंटार्क्टिका के ऊपर से गुजर रही एक सैटेलाइट ने एक ऐसी फोटो को कैप्चर किया जिसे देखकर सभी साइंटिस्ट हैरान रह गए। इस फोटो में चारों तरफ बर्फ से घिरी इस जगह से पिरामिड जैसा स्ट्रक्चर उभरते हुए दिखाया गया। ये स्ट्रक्चर इजिप्ट में मौजूद पिरामिड जैसा ही दिखता है और इसकी हर एक साइड 2 किलोमीटर तक बड़ी है। कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि ये किसी भी तरह से कोई नेचुरल फॉर्मेशन नहीं है, बल्कि इसे किसी सिविलाइजेशन के हाथों बनाया गया है। लेकिन अगर हम ये मान लें कि ये स्ट्रक्चर किसी सिविलाइजेशन के हाथों बनाया गया है, तो ये हमारे माइंड में कई सवाल खड़ा करता है कि आखिर वो कौन लोग थे और इतने हार्श टेम्परेचर में उन्होंने इतना बड़ा स्ट्रक्चर को कैसे खड़ा किया। जियोलॉजिस्ट की माने तो आज से लाखों साल पहले भी एंटार्क्टिका में ऐसी ही बर्फ हुआ करती थी, जिसमें जिंदगी की उम्मीद ना होने के बराबर है। लेकिन 2017 में जर्मन जियोलॉजिस्ट की एक टीम ने यह पता करने के लिए कि लाखों साल पहले एंटार्क्टिका का क्लाइमेट कैसा हुआ करता था, यहाँ सी फ्लोर ड्रिलिंग का इस्तेमाल करके ड्रिलिंग की, तो जो रिजल्ट सामने आया वो सच में काफी हैरान करने वाला था। इस ड्रिलिंग में हजारों साल पुराने 60 से भी ज्यादा प्रकार के पेड़ और पौधों के सैंपल निकल कर आए, जो बर्फ के अंदर हजारों फीट नीचे दबे हुए थे। ये ठीक वैसे ही पेड़ पौधे थे जैसे कि किसी रेन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग लास्ट आइस एज के दौरान, यानी कि आज से करीब 11,000 साल पहले एंटार्क्टिका बर्फ से ढका हुआ नहीं था, बल्कि कुछ इलाके ऐसे भी थे जहां जंगल पाए जाते थे और तब यहां जिंदगी का होना पॉसिबल हुआ करता था। लेकिन इस फोटो में देखने वाला ये स्ट्रक्चर सच में पिरामिड है या नहीं, इसका पता कोई खुद वहां जाकर तो नहीं लगा पाया। लेकिन एक बात तो साफ हो गई कि किसी दौर में एंटार्क्टिका में भी हरा भरा माहौल था और वहां पे भी लाइफ एडजस्ट किया करती थी। नंबर 2, अंडरग्राउंड लेक्स। वैसे तो एंटार्क्टिका में बर्फ की मोटी लेयर्स के नीचे कुछ भी इमेजिन कर पाना काफी मुश्किल है, लेकिन इसके बावजूद भी साइंटिस्ट ने यहाँ कई अंडरग्राउंड लेक्स डिस्कवर किए हैं। यार 1970 में रेडार की मदद से एंटार्क्टिका के नीचे पहला लेक डिस्कवर किया गया और तब से लेकर साइंटिस्ट यहाँ 400 से भी ज्यादा लेक्स डिस्कवर कर चुके हैं, जो बीते हजारों सालों से बर्फ के नीचे हाई प्रेशर की वजह से अभी तक फ्रीज नहीं हुए हैं। इनमें से सबसे बड़ा लेक है लेक वोस्टॉक, जिसे 1996 में रशियन साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था। यह एंटार्क्टिका की सबसे बड़ी लेक होने के साथ साथ वॉल्यूम के हिसाब से दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी लेक भी है। बर्फ से 3.5 किलोमीटर नीचे मौजूद लेक से जब साइंटिस्ट ने सैंपल लिया तो पता चला कि इस पानी का टेम्परेचर -3 डिग्री सेल्सियस होने के बावजूद भी ये पानी फ्रीज नहीं हुआ था और ये लेक पिछले 2 करोड़ साल से बर्फ के नीचे मौजूद है। एंटार्क्टिका की एक और लेक विल्हेम्स में 2014 में साइंटिस्ट को ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिले जो पूरी दुनिया में कहीं नहीं पाए जाते। इस इनक्रेडिबल स्पीशीज ने कभी फ्रेश एयर देखी नहीं है, कभी सूरज की रोशनी नहीं देखी, और लेकिन फिर भी ये बर्फ की इतनी मोटी लेयर्स के नीचे अपनी दुनिया बसाए हुए है। एक्सपर्ट्स की माने तो ये एनर्जी के लिए एमोनियम और जमीन से निकलने वाले मीथेन गैस का यूज करके ग्रो करते हैं। नंबर 3, माउंट एरेबस। दुनिया का सबसे ठंडा कॉन्टिनेंट पर कोई जगह ऐसी भी होगी जहां से आग निकलती हो, ऐसा इमेजिन कर पाना भी काफी मुश्किल है। लेकिन सच्चाई ये है कि एंटार्क्टिका में जमा देने वाली ठंड होने के बावजूद यहाँ कई वॉल्केनोज भी पाए जाते हैं। अकेले रॉस आइलैंड पर ही 4 वॉल्केनोज मौजूद है, जिनमें से माउंट एरेबस दूसरा सबसे बड़ा एक्टिव वॉल्केनो है। यह 3800 मीटर ऊंचा वॉल्केनो पिछले 1 करोड़ 30 सालों से अपने अंदर लावा उबाल
रहा है, वैसे एक ही जगह पर बर्फ और आग का ये खेल अपने आप में किसी अजूबे से कम नहीं। ये वोल्केनो इतनी रिमोट लोकेशन पर मौजूद है कि यहाँ तक पहुंचना खतरनाक मौसम की वजह से काफी मुश्किल है। लेकिन ईयर 2013 में पहली बार साइंटिस्ट की एक टीम इस वोल्केनो पर चढ़ने में कामयाब हुई थी। ये साइंटिस्ट ग्लेशियर्स, चट्टान और बर्फ से होते हुए इस वोल्केनो के शिखर तक पहुंचने में कामयाब हो गए थे, जहां उन्होंने वोल्केनो की गर्मी में रहने वाले कई ऑर्गेनिजम्स को भी डिस्कवर किया। इस वोल्केनो पर उन्हें कई आइस केव्स भी मिले, जिनमें उन्होंने कई ऑर्गेनिजम्स को जिंदा पाया। साइंटिस्ट का मानना है कि ये अजीब क्रिएचर्स काफी यूनिक है और ये पूरी दुनिया में सिर्फ यही पाए जाते हैं। नंबर 4, एडमिरल बर्ड्स एक्सपीडिशन। अगस्त 1946 में वर्ल्ड वॉर 2 के खत्म होने के बाद अमेरिका ने एंटार्क्टिका पर एक एक्सपीडिशन भेजा था, जो एंटार्क्टिका पर आज तक भेजा गया सबसे बड़ा एक्सपीडिशन था। इस एक्सपीडिशन को ऑपरेशन हाई जंप नाम दिया गया था, जिसके तहत 13 शिप्स, 23 एयरक्राफ्ट्स और 4700 मिलिट्री पर्सनल्स एंटार्क्टिका भेजे गए थे और इन्हें लीड कर रहे थे द एडमिरल रिचर्ड बर्ड, जो कि एक सम्मानित यूएस नेवल ऑफिसर और पोलर एक्सप्लोरर थे। अमेरिका के द्वारा एंटार्क्टिका पर इतनी बड़ी एक्सपीडिशन को भेजने का मकसद ना सिर्फ एंटार्क्टिका को एक्सप्लोर करना था, बल्कि इसका मेन मकसद वहां मौजूद मिलिट्री बेस का भी पता लगाना था। असल में अमेरिका को जर्मनी के फेमस चांसलर और नाजी सेना के हेड एडोल्फ हिटलर के एंटार्क्टिका में छुपे होने का शक था, क्योंकि 30 अप्रैल 1945 के दिन जब हिटलर ने खुद को गोली मारकर सुसाइड कर लिया था, उसके बाद वर्ल्ड वॉर में जर्मनी की हार हो गई थी। लेकिन तब हिटलर की डेथ को काफी कंट्रोवर्शियल माना गया था, क्योंकि इससे पहले भी कई बार हिटलर की मौत की खबर सामने आ चुकी थी, पर बाद में पता चलता था कि वो उसके हमशक्ल थे। और ठीक इसी तरह 30 अप्रैल 1945 के दिन भी हिटलर की मौत को कई लोगों ने गलत माना था। उन लोगों का मानना था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी की हार तय हो चुकी थी, जिसको देखते हुए हिटलर ने जर्मनी से भाग जाना ही सही समझा। लादिस्लास साज़बो नाम एक राइटर ने एक बुक लिखी थी, जिसका नाम है नाजी एंटार्क्टिक एक्सप्लोरेशन, हिटलर्स एस्केप टू द साउथ अमेरिका एंड सीक्रेट बेसेस इन एंटार्क्टिका। इसके अकॉर्डिंग ईयर 1938 में एक जर्मन एक्सपीडिशन एंटार्क्टिका गया था, जिन्होंने एंटार्क्टिका में नाजीज के लिए एक सीक्रेट बेस बनाया था। और अगर इस बुक की माने तो उस दिन हिटलर जर्मनी से भागकर एंटार्क्टिका के इस सीक्रेट बेस में जा चुका था और अमेरिका का ऑपरेशन हाई जंप भी हिटलर के इसी सीक्रेट नाजी बेस को ढूंढने के लिए चलाया गया था। लेकिन जब एडमिरल बर्ड अपने एयरक्राफ्ट में एंटार्क्टिका के ऊपर से उड़ान भर रहे थे और जब वो साउथ पोल के पास से गुजरे, तो उन्हें वहां कुछ ऐसा दिखाया गया जिस पर यकीन करना इम्पॉसिबल है। और इस घटना का जिक्र बर्ड ने अपनी सीक्रेट डायरी में भी किया है, जो उनकी मौत के बाद उनके बेटे को उनके पास से मिली थी। इस डायरी में एडमिरल बर्ड ने अपने एंटार्क्टिका एक्सपीडिशन के कुछ अनऑफिशियल एक्सपीरियंसेस के बारे में लिखा था। एडमिरल बर्ड ने अपनी डायरी में ये लिखा था कि साउथ पोल पर एक बहुत बड़ा होल मौजूद है, जो कि अर्थ के सेंटर तक जाने का रास्ता है। और जब वो होल के अंदर अपने एयरक्राफ्ट को लेके गए, तो वहां उन्होंने जो नजारा देखा जिस पर यकीन करना मुश्किल था। उस होल के अंदर चारों ओर हरियाली थी और लाखों की संख्या में पेड़ पौधे लगे हुए थे। इस रास्ते पर आगे बढ़ने पर उन्हें एक चमचमाता हुआ शहर दिखाई देता है, जो क्रिस्टल से बना हुआ था। और तभी अचानक बर्ड अपने एयरक्राफ्ट का कंट्रोल खो देते हैं और उन्हें अपने चारों ओर डिस्क जैसे आकार के ऑब्जेक्ट्स उड़ते हुए दिखाई देते हैं, जो बर्ड को जमीन पे लैंड कराते हैं। जिसके बाद उन्हें एक गुफा जैसे एरिया में ले जाया जाता है। वहां उनकी मुलाकात एक ऐसे प्राणी से होती है जिसे उन्होंने अपनी डायरी में मास्टर कहा है। मास्टर उन्हें बताते हैं कि यहाँ के लोग धरती पर हो रहे न्यूक्लियर वेपन्स के इस्तेमाल से काफी निराश है और हिरोशिमा नागासाकी में जो हुआ वो काफी डरा देने वाला था और उम्मीद है कि इंसान ऐसा करना बंद कर देंगे। और इसके बाद वो बर्ड को वापस जाने देते हैं। डायरी के अनुसार बर्ड अपने इस एक्सपीरियंस को बाकी लोगों के साथ शेयर करना चाहते थे, लेकिन गवर्नमेंट अथॉरिटीज ने उन्हें चुप रहने का ऑर्डर दे दिया। अब अगर एडमिरल बर्ड की डायरी में लिखी गई ये बातें सच है, तो ना केवल इससे ये पता चलता है कि पृथ्वी के अंदर हमसे भी एडवांस प्राणी रहते हैं, बल्कि ये भी कि वो पृथ्वी के सरफेस पर होने वाली सभी घटनाओं पर नजर रखे हुए हैं। तो इस बारे में आपके क्या विचार हैं? क्या सच में एंटार्क्टिका के नीचे कोई दूसरी दुनिया मौजूद है? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलना। और अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना, ताकि इसी तरह के और इंटरेस्टिंग वीडियोस हम जब पब्लिश करें तो आपको नोटिफिकेशन आए एंड आप लोग वीडियो का मजा ले सके। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद द चैनल। टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।